दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है आपका, जो कि आपका 2 हो चुके हैं। जिसने 2 नहीं देखे हैं वो पहले देख लीजिए। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस के लिए करा रहे हैं। यूपी पुलिस और जो यूपीएसआई है, यूपी पुलिस की वैकेंसी उनके लिए करा रहे हैं। ठीक है, तो आपका बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का 25 क्वेश्चन। आपको कमेंट में आंसर बताने कितने सही हुए कितने गलत हुए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। तो 1971 में हुई थी, 1961 में हुई थी, या फिर 1976 में, या फिर 1970 में, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1971। ठीक है, कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश की। अगर हम पूरी डेट की बात करें तो 26 मार्च 1971 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, जो कि इससे पहले जो था इसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बना था। अगर हम बात करें बांग्लादेश को 1971 से पहले किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान से हमने युद्ध करा के इसको आज़ाद करवाया था। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखेंगे, सजातीय उत्पाद एक लक्षण है। मतलब आपको यह बताना है सजातीय जो उत्पाद का लक्षण कौन सा है? अपूर्ण बाजार का, एकाधिकार का, अल्पाधिकार का, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता का, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का। जो सजातीय उत्पाद का जो लक्षण है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक से है? आपको ये बताना है कि कौन सी भी दो नदियां हैं जिनका जो उद्गम होता है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, बताएंगे जरा। ताप्ती और कृष्णा का, गोदावरी और कावेरी का, नर्मदा और सोन का, या मांडवी और मूसी नदी का, बताएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन, नर्मदा और सोन नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो कौन सी है? सुपीरियर झील है, या फिर हारन झील है, या फिर कैस्पियन सागर झील है, या फिर वेकाल झील है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सुपीरियर झील। कौन सा है आपकी? सुपीरियर झील क्या है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, अगर हम बात करें सुपीरियर झील के बारे में तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दादाभाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? आपको ये बताना है दादाभाई नौरोजी जो थे वो स्वराज का अर्थ क्या मानते थे? पूर्ण स्वतंत्रता, स्वशासन, आर्थिक स्वतंत्रता, या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका क्या? स्वशासन। दादाभाई नौरोजी के अनुसार जो स्वराज्य का अर्थ था वो स्व शासन था। ठीक है, तो अगर हम बात करें आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, उसके जो अध्यक्ष थे वो दादाभाई नौरोजी थे, जिसमें कि उसमें स्वराज की मांग की गई थी सबसे पहले। ठीक है, अगर हम बात करें स्वराज शब्द का अर्थ क्या है तो स्व शासन है। अगर देखेंगे जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जनसंख्या जो है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, या फिर डर्मेलॉजी, बताओ जरा। तो दोस्तों इसका आंसर है पोमोलॉजी। क्या है इसका आंसर? पोमोलॉजी है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? सॉरी, एक सेकेंड गलत हो गया। इसका जो आंसर है वो क्या है? डेमोग्राफी। क्या कहलाता है दोस्तों? डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो कौन सा है? 12,756 किलोमीटर है, 12,715 किलोमीटर है, 14,555 किलोमीटर है, 12,714 किलोमीटर है, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आपका 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 है। ये वाला जो है ना ऑप्शन डी, ये आपका ये क्या है? आपका ये ध्रुवीय व्यास है। ये क्या है? ध्रुवीय, और ये कौन सा है? विषुवतीय है। विषुवतीय व्यास जो है आपका ज्यादा है थोड़ा सा, और ध्रुवीय व्यास आपका कम है। तो विषुवतीय व्यास कितना होगा? 12,756, और ध्रुवीय व्यास कितना होगा? 12,714। ठीक है, 58। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी जो भूटान है ना, राष्ट्रीय खेल है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? मैंने आंसर भी पहले ही बता दिया।
तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है बताएंगे। तो आपको बता दिया मैंने किसका आंसर, भूटान का एक राष्ट्रीय खेल है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दाचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है बताना है। पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर आपका तमिलनाडु में है, या फिर आपका जम्मू कश्मीर में, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में। किस क्या होगा, जम्मू और कश्मीर में होगा। ठीक है, दाचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर के भी श्रीनगर जनपद में स्थित है, जो डल झील के पूर्व में 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 41 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित है। कितने में, 41 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश के किस राजा को नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसके, गुप्त वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसको नेपोलियन कहा जाता है बताएंगे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका समुद्रगुप्त। क्या होगा आंसर, समुद्रगुप्त इसका आंसर होगा। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो था चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और उत्तराधिकारी था। ये गुप्त वंश के चौथे शासक थे। ठीक है, अगर हम बात करें इनके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग की शुरुआत माना जाता है। गुप्त वंश के जो शासक था उसको स्वर्ण युग की शुरुआत माना जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। आपको बताना है कि मिजोरम की राजधानी कौन सी, आइजोल, शिलोंग, इम्फाल, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी आंसर राजधानी है आइजोल। क्या है, आइजोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनगणना की अवधि है। भारत में आपको जनगणना की अवधि बतानी है। तो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, प्रत्येक 5 वर्ष में होती है, प्रत्येक 8 वर्ष में होती है, प्रत्येक 11 वर्ष में होती है, बताइए। तो दोस्तों जनगणना जो होती है भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। अगर हम बात करें जनगणना की तो 1872 में शुरू की थी किसने, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, और 1881 से नियमित जनगणना शुरू होगी। मतलब 1872 में तो शुरू हुई थी ये, 1872 में शुरू होने के बाद जब 1881 आया तो उस समय से नियमित होने शुरू होगी। मतलब हर 10 साल में ये जनगणना की जाएगी। अगर हम बात करें 2011 में जनगणना हुई थी और ये कौन सी थी, 7वीं जनगणना थी। ठीक है, इस समय कितनी थी, तो भैया 121 करोड़ जनसंख्या थी, जो कि सेकंड स्थान पर था इंडिया, लेकिन आज के वर्तमान समय में फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की जो स्वतंत्रता थी उसके समय गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड क्रिप्स था, या फिर लॉर्ड कर्जन था, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन था, बताइए। तो दोस्तों भारत की जो स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ का गवर्नर जनरल था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखेंगे जरा, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य। बहुत मोस्ट करके ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक कौन सा है आप बताना है। 64। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, या फिर आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा कौन है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हैं। जो सुनील छेत्री हैं भारतीय खिलाड़ी हैं वो कौन सा खेल खेलते हैं। कुश्ती खेलते हैं, ट्रैक एंड फील्ड खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या फिर बॉक्सिंग खेलते हैं। तो इसका सही आंसर ये तो आप जानते होंगे कौन है, फुटबॉल खेलते हैं ये। ठीक है, क्या खेलते हैं ये, फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, और 2019 में इन्हें पद्मश्री भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत रोग किस से संबंधित है। आपको बताना है रानी जो खेत रोग है वो संबंधित है मछली से, मधुमक्खियों से, या फिर मुर्गी से, या फिर सुअर से। तो इसका आ जाता है रानीखेत रोग जो आता है आपका मुर्गी से संबंधित। किससे संबंधित है दोस्तों, ये मुर्गी से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें यह वायरस से होता है, इसमें वायरस से होता है, और इसमें जो है इस रोग के कारण मुर्गियां आहार लेना कम कर देती है। मतलब इसमें जो खाना पीना है वो एक बंद कर देती है मुर्गी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है, 4, 2, 3 या 5, बताइए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है। आपको बताना मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, थाइमस को, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को, जिसका दूसरा नाम पीयूष ग्रंथि भी है, अग्नाशय ग्रंथि हो, या फिर पीनियल ग्रंथि को, बताइए।
दोस्तों इसका सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। समझ में आया। अगर हम बात करें, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है या किडनी की इकाई क्या कहलाती है, ये भी पूछ लिया जाता है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रेटिस या फिर लसिका। तो दोस्तों किडनी की जो मौलिक इकाई है वो कौन सी है, नेफ्रॉन है। कौन सी है दोस्तों, नेफ्रॉन है। अगर हम बात करें किडनी जो है, किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त को छानने का होता है, ठीक है, रक्त को छानने का होता है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कांच को गहरा नीला रंग किसकी उपस्थिति में प्रदान किया जाता है। आपको यह बताना है, कांच को जो गहरा नीला रंग देते हैं वो किसकी उपस्थिति के कारण देते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड के कारण, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, या फिर निकल ऑक्साइड के कारण, या फिर आयरन ऑक्साइड के कारण। तो इसका आंसर है आपका कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। किसके कारण दोस्तों, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे जरा, किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं। किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या फिर सिंडेराइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इसका सही आंसर है, ठीक है। मैग्नेटाइट में क्या होते हैं, चुंबकीय गुण होते हैं। अगर हम बात करें, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा होता है, लोहा अयस्क होता है। सबसे अच्छा जो लोहा अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट ही होता है, जिसमें 70% लोहांश पाए जाते हैं और सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण इसमें पाया जाता है। किसमें, मैग्नेटाइट में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी मुख्यतः का अध्ययन है, मतलब आपको बताना है कि सीरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मांसपेशी का, सीरम का, मूत्र का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीरोलॉजी में किसका किया जाता है, सीरम का। आप समझ रहे होगे, इससे सीरम का अध्ययन किया जाता है। सीरमोलॉजी में सीरम का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सीरम एवं अन्य तरल पदार्थों का भी अध्ययन किया जाता है, जो और तरल पदार्थ होते हैं। सीरम के परीक्षण से संक्रमण की आशंका, प्रतिरक्षा के अभाव आदि के निदान हेतु किया जाता है। जो एक संक्रमण होता है उसकी रक्षा के लिए हम क्या करते हैं, सीरम का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या होता है। जो हाइपोबिलियन होता है जिसको फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है। सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सिलिकेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। 74 क्या है देखेंगे अगला क्वेश्चन, केल्विन पैमाने में शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है। 37 डिग्री केल्विन, 310 केल्विन, 273 केल्विन या फिर 100 केल्विन। तो दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा, 310 केल्विन होता है। केल्विन पैमाने में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 310 केल्विन, ठीक है। अगर हम सेंटीग्रेड में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको दोस्तों, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है एक संक्रामक रोग है। दोस्तों आपको कैसे लगे क्वेश्चन ये जरूर बताना है। ये 25 क्वेश्चन हो गए, आज तीसरा टेस्ट था आपका। दोस्तों अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई सुझाव देना है कि इस तरीके के क्वेश्चन लाओ, ऐसे लाओ, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस तरीके के आपके क्वेश्चन लाऊंगा। अभी 2-4 दिन 25 चल रहे हैं, इसके बाद आपके पूरे 38 शुरू हो जाएंगे जो कि यूपी पुलिस के आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।